चलिए बहुत जल्दी से चैप्टर 2 पूरा कर लेते हैं, सॉल्यूशंस। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, जल्दी से रेयरली मिलती है, ठीक है। हमें मिक्सचर ही ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि मिक्सचर का एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ब्रास कॉपर और जिंक का होता है, मिलके बनता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक तो है इसमें, साथ में निकल भी है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद 1 पार्ट पर मिलियन अगर फ्लोराइड आयन है तो वो हमारे दांतों को डीके यानी खराब होने से बचाते हैं, और अगर 1.5 हो गया वही तो हमारे दांतों को वो गिरा सकता है, ठीक है, नुकसान दे सकता है। इसलिए कंसंट्रेशन बहुत अहम होती है। इसी तरीके से जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं हमारी ब्लड प्लाज्मा जो है उससे मैच करके लगाए जाते हैं, कंसंट्रेशन उसकी ही हमारे ब्लड वाली की जाती है, ठीक है। और ये बताया कि हम क्या पढ़ेंगे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ही। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ये टेबल दी हुई है इन्होंने यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, यानी सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, लिक्विड हो सकता है, और सॉल्यूट हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से सॉल्वेंट गैस ले सकते हैं और सॉल्यूट भी, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं क्या क्या हो सकते हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, बहुत ही ईजी है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोट्स बने हुए हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंपोजिशनल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो, ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है कि सॉल्वेंट की जो फेस होती है, फिजिकल फेस, वही सॉल्यूशन की होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट के अलावा जो प्रेजेंट कंपोनेंट हैं वो हमारे सॉल्यूट होते हैं, 1 और मोर कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टिंग 2 कंपोनेंट, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हो। इसके बाद ये अहम टॉपिक है, ये आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले मतलब आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को। जैसे क्वालिटेटिवली तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब हल्का है, जैसे एसिड भी है, एसिड को अगर हाथ पर भी डालने और वो डाइल्यूट है तो कुछ असर नहीं करेगा, और वो कंसंट्रेटेड है तो हाथ जला सकता है, ठीक है। पर ये नहीं पता लगता डाइल्यूट से कितना डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेटेड है। उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव यूज करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव के लिए ये फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, यानी उससे एग्जैक्ट पता लग जाता है कि कितना एग्जैक्टली उसमें एसिड की मात्रा है या किसी भी चीज़ की, अगर जो भी आप मेजर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मास परसेंटेज दिया है, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल के तौर पे दिया है 10% ऑफ ग्लूकोज। 10% ऑफ ग्लूकोज का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम हमारा वाटर है, टोटल मिलाकर 100 ग्राम हो गया। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंट 10% इथेनॉल का है तो 10 ml हमारा इथेनॉल है और 90 ml हमारा वाटर है। यहाँ पर इन्होंने फिर 35% कहा है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये याद रखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज की तरह काम करता है, ठीक है। इसका ही मतलब वो ये 35% दिया है तो 35 ml हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी वाटर है, क्योंकि वाटर में ही यूज कर इन्होंने कहा है, यूज्ड इन कार, मतलब नॉर्मली वाटर ही मिलाया जाता है सब में, ठीक है। इसके बाद मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या है, देखिए अंडरलाइन हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको मास बाय वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। W/V से इसको दिखाया गया है, नोट किया गया। पार्ट्स पर मिलियन की बात करें, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10⁶। जैसे यहाँ पर लीटर ऑफ सी वाटर की बात की गई है, उसका वेट होता है 1030 ग्राम, ठीक है। उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है 6 × 10⁻³ तो अगर आप इसको 6 × 10⁻³ को इससे डिवाइड कर देंगे 1030 से, तो आपका 5.8 आ जाएगा, यानी 5.8 पर 10⁻6 ग्राम, यानी अपॉन में आएगा 10⁻6, ठीक है। इसको बोल देंगे हम 5.8 पर पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में इसके इतने पार्ट्स हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद है इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो एक्स से ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे दिखा रखा है 0.25 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या कैपिटल एम लिख सकते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद रखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। 20% दिया हुआ है, तो 20% का मतलब क्या है 20 ग्राम, ठीक है, और 80 ग्राम हमारा वाटर है। सबसे पहले हम इसका इथाइलिन ग्लाइकोल जो दिया हुआ है, पीछे भी हमने पढ़ा था एंटीफ्रीज की तरह काम करता है, इसका हमने मोलर मास निकाल लिया, सबका मास लिया ग्राम में, ठीक है, मोलर मास हमारा निकल के आ गया। इसके बाद जो है हम मोलर मास की यूनिट देख लीजिए ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल्स निकालेंगे, इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो इसके मोल्स निकल के आ गए हमारे। इसी तरीके से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे हम, ठीक है, ये निकल के आ गया। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स इसके ऊपर रख दिए, टोटल मोल्स नीचे रख दिए, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से वाटर के भी हम निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है मोल्स ऑफ इसके निकाल लिए 0.068, फिर इसके बाद 1 में से इसको माइनस कर दीजिए तो हमारा 0.93 आ जाएगा, यानी हमें वाटर का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोलैरिटी निकालनी है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, जो मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जो कि 40 है NaOH का, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा निकल के मोल्स, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखना है, तो 450 ml दे रखा है, इसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड करके ये हमारा लीटर में बन गया, और फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर रख दिया हमने यहाँ पर मोल जो निकाला था, नीचे हम रख देंगे वॉल्यूम इन लीटर में, ये 1000 ऊपर चला गया यहाँ से जब रखा हमने, तो हमारा निकल के आ गया 0.278 मोल। यह इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मोलैरिटी निकलवाइए, 2.5 ग्राम दिया है इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो 75 ग्राम बेंजीन में लिया हुआ है, तो 75 ग्राम को क्या अपॉन 1000 से डिवाइड करके हम इसको सॉल्वेंट केजी में रखते हैं, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और मोल्स निकालने के लिए 2.5 को डिवाइड कर दिया हमने 60 से, 60 यहाँ पे हमने कैलकुलेट मोलर मास निकाल लिया था, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ये निकल के आ गया। अब हमने मास ऑफ बेंजीन को भी कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड करके फॉर्मूले में रख दिया, और कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। पहला दिया है इन्होंने कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की, 22 ग्राम दिया हुआ है बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम जल्दी से। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन, और गिवन हमें दिया हुआ है मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम और मास ऑफ CCl4 122 ग्राम, ठीक है। मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकाला तो मास ऊपर रख दिया और नीचे टोटल मास रख दिया, इनटू 100 कर दिया, ये आ गया हमारा 15.2। बाकी हमारा दूसरा CCl4 ये, तो इसको हम 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, 84.8 CCl4 का आएगा, या डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का 30% बाय मास इन CCl4 में दे रखा है, आपके मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, C6H6 का जब आप मास निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, इनको 6 करेंगे 72 प्लस H का 1 होता है इनटू 6, तो 78 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे किसके, बेंजीन के। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल CCl4 के निकाल लेंगे, CCl4 का मास जो आएगा मोलर मास 154 आएगा, ये निकल गया हमारा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल निकल के आया है वो आया मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दिए हमने बेंजीन को और नीचे दोनों का ऐड कर दिया, ये आ गया 0.45 हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलैरिटी जो है वो हमें इसमें क्या पूछा गया है एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हमसे कैलकुलेट द मोलैरिटी निकालनी है हमें 30 ग्राम ऑफ CONO3 के होल ट्वाइस ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस इंटू डॉट 6H2O इन 4.3 ml, ठीक है। तो मोलैरिटी निकलवाई गई है तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम 4.3 लीटर दी हुई है, इसका मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे किया हुआ है 30 तो दे रखा है, 2.91 का टोटल कैलकुलेट करके आ गया, तो ये हमारा 0.023 कैलकुलेट करके निकल गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा था 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी दे रखी है हमें पहले से ही, ठीक है, और दोबारा से हमसे मोलैरिटी ही निकलवा रहा था, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया M1V1 M2V2, ठीक है। M1 और V1 हमारे पास है, M2V2 उन्होंने 500 दिया है, तो M2 हमारा निकल के आ गया ये, ठीक है। चौथा, इसके बाद फोर्थ जो है 2.4 में इसमें मास ऑफ यूरिया
निकलवाया है, ठीक है। मोलल दिया हुआ है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी की वैल्यू रखी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने 2.5 दिया था, उसको धर ले गए और यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला खोल दिया, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास हमारा निकाल के आएगा क्या, यूरिया का 60, तो 37.5 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2.5 में क्या पूछा है हमसे, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और 20% बाय मास दिया हुआ है। 20% बाय मास यानी 20 ग्राम रखना है हमें इसको। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला लगाया मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मोल्स 20 ग्राम दिया है 20, और नीचे जो है हमने KI की यहाँ पे वैल्यू निकाल ली मोलर मास की, 166 ग्राम पर मोल आया था, तो 166 से डिवाइड कर दिया, ये तो आ गया मोल्स। और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखना था, तो 80 ग्राम हमारा वाटर था, क्योंकि 20 वो हो गया तो बाकी बचा हुआ पानी हो गया 80, तो 80 अपॉन 1000 किया इसको, तो कैलकुलेट करके 1.51 आ गया। इसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर रखना था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने सबसे पहले उन्होंने डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की निकालने हम, क्योंकि सॉल्यूशन होता है ना इसमें फॉर्मूले में, उसमें सॉल्वेंट होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख दी मास अपॉन डेंसिटी की, तो हमारी वॉल्यूम निकल के आ गई ये। तो अब हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रखेंगे 20/166, और यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने वॉल्यूम की, तो हमारा ये भी निकल के आ गया। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट उन्होंने हमसे पूछा था मोल ऑफ KI, सॉरी मोल फ्रैक्शन पूछा था। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मोल्स ऑफ KI निकाले हमने 20, ये तो हमने ऊपर भी निकाल लिए थे, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया हमने, और दोनों की वैल्यू पुट कर दी। मोल्स ऑफ KI ऊपर रखे और टोटल मोल्स यानी वाटर और इसके मिला के नीचे रख दिया, वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई हमारी ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकती है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। ये डिपेंड करती है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है, कोई ज़्यादा डिसॉल्व करती है, कोई कम डिसॉल्व करती है, और टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में जब घोलते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सब पढ़ेंगे हम। पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सारे सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकते किसी लिक्विड में, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व पोलर में होगा और नॉन पोलर में होगा, ठीक है। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होती हैं वो डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे इन्होंने यहाँ पे बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक में आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड, या इन्होंने कहा है शुगर, और शुगर जो है या सोडियम क्लोराइड यानी नमक पानी में डिसॉल्व हो सकता है, और नेप्थलीन और एंथ्रेसीन जो है वो हमारी बेंजीन में डिसॉल्व हो सकती है। बट सोडियम क्लोराइड और शुगर इसमें डिसॉल्व बेंजीन में नहीं हो सकता, जबकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, नेप्थलीन और एंथ्रेसीन, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम इसमें देखें तो हमारा है डिसोल्यूशन टॉपिक है। तो ये क्या होता है डिसोल्यूशन, जब सॉलिड ऐड होता है सॉल्वेंट में, सम डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, यानी घुलने को बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। जब कोई सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में तो वो डिसॉल्व होता है और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन इसका उल्टा है, यानी सम सॉल्यूट जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं घुलने की बजाय पानी के अंदर ही, और क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है, सेपरेटेड आउट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब आप डिसोल्यूशन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि और ज़्यादा घुलना बंद हो जाता है, ठीक है, उसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक सेम रेट पे चलते हैं, यानी जितना बन रहा है उतना ही इकट्ठा हो रहा है, तो हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहीं पे हम ली चैटर्जी प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, जो कि क्या कहता है आपका, वो ये कहता है रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर चेंजेस को पूरा करने के लिए रिएक्शन बढ़ेगी। अगर आपने सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है, अगर आपने इधर कुछ चेंज कर दिया, कम कर दिया, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, और अगर आपने सॉल्यूशन में कुछ चेंज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। ली चैटर्जी प्रिंसिपल यही कहता है कि चेंजेस को पूरा करने की तरफ रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है या बैकवर्ड हो जाती है। चेंजेस का एक तरीके से वो अपोज करती है, उसको पूरा करना चाहती है, ली चैटर्जी प्रिंसिपल कहता है। आगे हम इसको एक बार लिख के भी पढ़ लेंगे, अभी यहाँ पर नोट्स में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है।
ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और ज़्यादा डिजोल्व ना हो सके, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद ये देखिए आप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस पे? तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक यानी एंथैल्पी उसकी 0 से ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें पढ़ना है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ना है। तो प्रेशर का तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल से होते हैं मोस्टली हमारे, ठीक है। पर टेम्परेचर का इफेक्ट है। अगर हमारा प्रोसेस डिसोल्यूशन का एंडोथर्मिक है यानी डेल्टा एच 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी जो है वो हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगी। और अगर एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है। गैसेस का अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर का तो इफेक्ट सीधा सीधा है, ठीक है, क्या कि अगर आप सोल्यूट आ रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगा। इसके लिए एक लॉ है हेनरी लॉ, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच क्या है हमारा? हेनरी लॉ कांस्टेंट, P पार्शियल प्रेशर और x मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को अगर हम सोल्यूबिलिटी मान लें, ठीक है, तो हमारा जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा हमारा सोल्यूबिलिटी होगी, ठीक है। और एक चीज़ अब यहाँ पे नोट कीजिए, डिफरेंट गैस की जो के एच वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, यानी नेचर ऑफ गैस पे के एच की वैल्यू डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये अब, ठीक है। के एच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है के एच की वैल्यू, यानी अलग अलग गैसेस के लिए के एच की वैल्यू अलग होती है। इसके बाद जितनी ज़्यादा वैल्यू के एच की होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका एट गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जितनी ज़्यादा आपका टेम्परेचर जितना ज़्यादा आपकी के एच की वैल्यू होगी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक। तीसरा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? के एच की वैल्यू बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी घटेगी। गैस में होगा क्या? जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा के एच की वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाली बात है। तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज रहेगी। ये आप देख सकते हैं फिर उन्होंने क्या कहा है, व्हेन डिसॉल्व द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट लिक्विड फेस एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। यानी गैस जब घुल रही है तो एक तरीके से वो क्या हो रही है? लिक्विड फॉर्म में आ रही है, यानी ठंडी हो रही है, उसमें से क्या हो रही है? हीट इवॉल्व हो रही है। अगर आप उसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर के एच की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 घोलने में ये यूज़ होता है, CO2 की जो हम उसमें भरने के लिए पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। स्कूबा डाइवर्स जो हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, सिलेंडर वगैरह लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके, नीचे जो होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है गैसेस का, तो बहुत ज़्यादा उनको गैसेस उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर घुल जाती हैं, ठीक है। इसलिए वो एक कंडीशन हो जाती है बैंड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली एकदम से ऊपर आ जाते हैं तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर नीचे ज़्यादा था तो हेनरी लॉ की वजह से ज़्यादा डिजोल्व हो गई। यही तो कहता है हेनरी लॉ कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल हो गए उनके ब्लड के अंदर, और एकदम से अगर वो बाहर आ गए तो नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं बॉडी के ब्लड के अंदर, जो कि हानिकारक होते हैं, इवन डेथ तक हो सकती है। तो ये इसको बैंड्स बोलते हैं, ठीक है, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन बनना, ठीक है। अगर एकदम से वो बाहर आ गए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एकदम प्रेशर कम होगा और प्रेशर एकदम गैसेस बाहर निकलेंगी, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आराम आराम से ऊपर आना चाहिए। इसके बाद तीसरा है, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 घट जाती है। इसको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको एनक्सिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, क्लियरली जो आदमी ऊपर गया है क्लाइंबर, वो अच्छे से सोच नहीं सकता।